हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने न्यूक्लियस को, केंद्रक को आरबीसी ऑफ फिश में देखा, फिश की आरबीसी में देखा। लेकिन जो डिटेल स्टडी करी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर को उन्होंने 1831 में समझाया और इसीलिए इसकी जो खोज का श्रेय है वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस यानी कि दोहरी कला वाला एक कंपोनेंट होता है, अवयव होता है, जो सेल का लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा अवयव होता है। यह कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि ये सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेल की प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है और इसके अंदर आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं स्टोर रहती हैं। नॉर्मली एक सेल में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन किसी किसी सेल में 2 अथवा 3 न्यूक्लियस होते हैं, जैसे पैरामीशियम में, और कभी कभी बहुकेंद्रकीय संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कि अनेक केंद्रक पाए जाते हैं एक सेल में। मैच्योर आरबीसी जो है मैमल्स की, उनको और सीव ट्यूब्स को छोड़कर केंद्रक सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होता है। लेकिन जो कैमल और लेमा होते हैं, उनकी आरबीसी में जो केंद्रक होता है वो देर तक बरकरार रहता है और वो बाद में डिसअपेयर होता है, बाद में नष्ट होता है। जो डाइकैरियोटिक और ट्राइकैरियोटिक कंडीशन होती है, यानी कि 2 और 3 केंद्रक वाली कंडीशन पैरामीशियम में पाई जाती हैं, जबकि बहुकेंद्र की संरचनाएं 2 जगह पाई जा सकती हैं, 2 तरह की होती हैं। एक सिनोसिटिक कहलाती है और एक सिनसाइशियम कहलाती है। सिनोसिटिक और एक सिनसाइशियम, दोनों बहुकेंद्र की संरचनाएं हैं। लेकिन सिनोसिटिक सेल का मतलब क्या है कि एक ऐसी सेल जिसमें जो केंद्रक है वो बार बार डिवाइड होकर बहुकेंद्रकीय संरचना बनाता है। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है, एक ऐसी सेल जिसमें केंद्रक बार बार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बनाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिनोसिटिक कंडीशन। और ये कंडीशन बेसिकली पाई जाती है फाइकोमाइसिटीज कवकों में, फाइकोमाइसिटीज से संबंधित जो कवक होते हैं, प्लस एंडोस्पर्म में पाई जाती है, भ्रूणपोष में पाई जाती है, राइजोपस में पाई जाती है, कवक होता है, और वुचेरिया एल्गी में पाई जाता है। सिनसाइशियम कंडीशन, सिनसाइशियम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन जो पहले यूनिन्यूक्लिएट अर्थात एक केंद्रकीय रही थी, लेकिन बाद में इसको जो डिवाइड, सेल को डिवाइड करने वाले, विभाजित करने वाले सेप्टा होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं। ये सेप्टा डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होने के बाद यहां पर एक बहुकेंद्रकीय संरचना बनती है, इसे हम बोलते हैं सिनसाइशियम। मतलब कि जब एक बहुकेंद्रकीय संरचना का निर्माण सेप्टा के यानी कि पटों के घुलने के कारण ये डिसॉल्व हो जाते हैं, या सेल्स के आपस में संलयन यानी कि फ्यूजन के कारण बहुकेंद्र की संरचना बनती है, तब हम इसे बोलते हैं सिनसाइशियम। और जब न्यूक्लियस बार बार विभाजित होकर बनाता है तब इसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक। जो सिनसाइशियम कंडीशन पाई जाती है वो एपिडर्मिस में पाई जाती है, निमेटोड्स में, और ये स्ट्राइप्ड मसल्स में ही पाई जाती है, अर्थात कंकालीय जो पेशियां होती हैं यानी कि ऐच्छिक पेशियां होती है, उसमें भी सिनसाइशियम कंडीशन पाई जाती है। अब केंद्रक की जो संरचना होती है, केंद्रक की संरचना में बेसिकली 4 भाग होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव, क्रोमैटिन या क्रोमैटिन नेट भी बोलते हैं इसको, क्रोमैटिन जाल भी बोल देते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स भी बोल देते हैं, और केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक दोहरी कला पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर हो गई बाहरी कला और दूसरी वाली अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक कला।
इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। एक स्थान होता है खाली, इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में अनेक पोर होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और न्यूक्लियर पोर पर एक ऑक्टागोनल प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एनुलस और ब्लैब, और एनुलस प्लस न्यूक्लियर पोर मिलकर बनाते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। और पोर कॉम्प्लेक्स का काम होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करना, यानी कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ चीज़ों का आदान प्रदान न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से होता है, पोर कॉम्प्लेक्स से होता है, न्यूक्लियर पोर से होता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर एक तरल भरा होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कोलाइडियल होता है, और ये मिक्सचर होता है जल प्लस न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, डीएनए, आरएनए, कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम प्लस सीए प्लस प्लस एमजी प्लस प्लस आदि, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम होते हैं उसमें, वो ग्लाइकोलाइसिस से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। क्रोमैटिन नेट और क्रोमैटिन थ्रेड, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मुख्यतः मिलकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमैटिन कहलाते हैं या क्रोमैटिन थ्रेड्स भी बोलते हैं, इनको क्रोमैटिन जाल भी बोलते हैं, क्रोमैटिन नेट कहते हैं। और क्रोमैटिन नेट जो टर्म था वो फ्लेमिंग ने दिया था। जो क्रोमैटिन होते हैं ये कोशिका विभाजन के दौरान संघनित होकर, कंडेंस्ड होकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, और इसमें मुख्यतः डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होती है, लेकिन इनमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती हैं, और जो ये इसका जेनेटिक मटेरियल बनाती है। और इसमें जो केमिकली जो क्रोमैटिन होते हैं वो मुख्यतः डीएनए 31% से, आरएनए 2 से 5%, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है 36% और नॉन हिस्टोन प्रोटीन लगभग 28% से बना होता है। अब जो इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4, 5 प्रकार की होती है। जो H1 और ये जो होती है सभी हिस्टोन प्रोटीन जो होती है बेसिक ये आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती हैं, और जो लाइसिन रिच होती हैं तो ये H1 जो है वो लाइसिन रिच है, अर्थात इसमें लाइसिन ज़्यादा होता है। ये स्लाइटली लाइसिन रिच है, अर्थात इसमें कुछ लाइसिन ज़्यादा होता है, और ये आर्जिनिन रिच होती है, इसमें आर्जिनिन ज़्यादा होते हैं दोनों में। तो H3H4 में आर्जिनिन ज़्यादा है, H2H3 में स्लाइटली आर्जिनिन ज़्यादा है, H1 लाइसिन रिच बहुत ज़्यादा इसमें आर्जिनिन होती है। क्रोमैटिन 2 प्रकार के होते हैं एमिल हेड्स के अनुसार, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो होते हैं क्रोमैटिन का पतला और हल्का स्टेन पार्ट होता है, अर्थात जब इसको कलर्ड किया जाता है तो ये लाइट स्टेन करते हैं, हल्का स्टेन प्राप्त होते हैं, और चूंकि ये पतले होते हैं इसलिए लाइट स्टेन प्राप्त करते हैं। लेकिन ये मोटा पार्ट होता है वो अधिक स्टेन पार्ट होता है। ये आनुवंशिक रूप से सक्रिय भाग होता है, यानी कि ये मेन भाग होता है, और ये कम सक्रिय भाग है। ये केंद्रक की ओर उपस्थित होता है, बीच में होता है केंद्र में, केंद्रक के अंदर की तरफ होता है, जबकि ये परिधि की ओर होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन कम होती है, डीएनए ज़्यादा होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अधिक होती है, डीएनए कम होता है, इसलिए जेनेटिकली कम सक्रिय होता है ये। इसका जो द्विगुणन होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो प्रारंभिक एस अवस्था में होता है, इसका लेट एस अवस्था में होता है, यानी कि बाद में होता है। और इसका काम, इसका जो डीएनए होता है वो एमआरएनए का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं, जबकि इसके डीएनए काम टीआरएनए और आरआरएनए का निर्माण करना होता है। जो हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं वो लाइट स्टेन लेते हैं सेल डिवीजन के दौरान, यानी कि एम फेज के, और डार्क स्टेन लेते हैं जो बाद में इंटरफेज स्टेज आती है, दोनों दो डिविजन्स के बीच में। तो इंटरफेज में ज़्यादा और इंटरफेज में जो होती है वो डार्क स्टेन लेते हैं, वैसे लाइट स्टेन जो लेते हैं वो एम फेज के दौरान लेते हैं। अब जो चौथा पार्ट है इसमें केंद्रिका न्यूक्लियोलस, तो एक या एक से ज्यादा गोल राउंड बॉडी प्रेजेंट होती है केंद्रक के अंदर, से न्यूक्लियोलस या केंद्रिका कहते हैं। इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती, और Ca++ कैल्शियम इसको इंटैक्ट रखता है, अर्थात इसकी शेप बरकरार रखता है। और इसका मेन काम राइबोसोम्स का निर्माण होता है। राइबोसोम्स का निर्माण कैसे होता है कि जो साइटोप्लाज्म होती है उस साइटोप्लाज्म में ही
इसकी जो प्रोटीन्स होती है, क्योंकि राइबोसोम्स में दो चीजें होती है बेसिकली, प्रोटीन और आरएनए। जो प्रोटीन होती है वो साइटोप्लाज्म में बनती है और प्रोटीन यहां से बनकर यहां तक न्यूक्लियोलस तक पहुंचती हैं और न्यूक्लियोलस में आरएनए को जोड़कर प्रोटीन के साथ राइबोसोम्स का फॉर्मेशन किया जाता है और ये राइबोसोम जो बनते हैं यहां से वो फिर वापस न्यूक्लियर पोर की सहायता से साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो इनका मेन काम क्या है? राइबोसोम्स का निर्माण करना होता है। अब जो केंद्रक है उसके कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले ये आनुवंशिक सूचनाओं को स्टोर करता है। इसके अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती हैं। दूसरा, जो केंद्रक के अंदर जीन्स होती हैं वो माता पिता के लक्षणों को संतानों में ट्रांसफर करती है अर्थात जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती हैं। तीसरा, ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है क्योंकि ये एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए आगे जाकर प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। चौथा, ये कोशिका विभाजन को कंट्रोल करती हैं। और पांचवा, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं इनमें जो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, विभिन्नताएं जो क्रिएट होते हैं, इसके कारण जैव विकास होता है। तो ये मुख्यतः मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आनुवंशिक सूचनाएं इसमें उपस्थित होती हैं, ये सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है और इसके अंदर जो सूचनाएं प्रेजेंट होती है उनमें जो वेरिएशन होते हैं उन वेरिएशन होने से जैव विकास होता है, इवोल्यूशन होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।